हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री की जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन में ले रही हूँ। जो अब प्राचीन इतिहास के मैंने करा दिए थे और अब मध्यकालीन भारत के इतिहास जो है उसके क्वेश्चन करा रही हूँ। और आशा करती हूँ जो ये सीरीज चल रही है आपके लिए बेहद लाभदायक होगी और आपको बेहद पसंद आएगी। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे मुगल काल के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तौहीद इलाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे चौसा के प्रथम युद्ध के पश्चात हुमायूं ने प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत कोई पवित्र ग्रंथ अथवा कोई धार्मिक समारोह सम्मिलित नहीं था। इसमें सम्राट के प्रति कुलीनों की निष्ठा सुनिश्चित की इसने। या उपयुक्त तथ्य में से कौन से सही है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएंगे। यानी इसके अंतर्गत कोई पवित्र ग्रंथ अथवा कोई धार्मिक समारोह सम्मिलित नहीं था और इसने सम्राट के प्रति कुलीनों की निष्ठा इसने सुनिश्चित की। तो इसने सम्राट की, इसने होगा यहाँ पे, इसने सम्राट के प्रति कुलीनों की निष्ठा जो है सुनिश्चित की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। तो तौहीद इलाही नाम से एक नवीन मत मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है आरंभ किया गया था। किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अकबर द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? हुमायूं। तो इसलिए ये गलत है। अकबर ने ये प्रारंभ किया था और एक प्रकार का यह सूफी मत था। ठीक है, ये क्या था? एक प्रकार का तौहीद इलाही सूफी मत था। जो लोग इसका सदस्य बनने के इच्छुक होते थे, जिन्हें अकबर स्वीकृति प्रदान कर देता था, वो लोग ही इसके सदस्य बन पाते थे। और रविवार को दीक्षा संस्कार के दिन के रूप में स्वीकृत कर दिया गया था। और दीक्षित व्यक्तियों को यथासंभव मांस भक्षण से दूर रहना होता था, भव्य दावत देनी होती थी और अपने जन्म दिन पर दान देना होता था। और इसकी कोई पवित्र पुस्तक नहीं थी, कोई पुरोहित वर्ग नहीं था और पूजा स्थल या धार्मिक समारोह भी इसका नहीं होता था। और शिष्य बनाने के लिए अकबर द्वारा धन या बल का प्रयोग भी नहीं किया जाता था। ठीक है, इसलिए दूसरा सही है। और इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों ने अपने आप को सम्राट के साथ घनिष्ठता के साथ जोड़ा था और अनेक कुलीन व्यक्ति साम्राज्य के अनुयायी बनने पर गर्व का अनुभव किया करते थे। इसीलिए इसने सम्राट के प्रति उसकी निष्ठा को सुनिश्चित किया था। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन चित्रकारों को जहांगीर ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, मीर सैयद अली, अब अल समद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 और 4। उस्ताद मंसूर और बिशन दास जो थे वो जहांगीर ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। और देखिए, मुगल चित्रकला की जो नींव थी वो किसने रखी थी? हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं ने रखी थी और फारस के जो है निवास के दौरान हुमायूं ने रखी थी। और वह उसके साथ 2 चित्रकार आए थे, मीर सैयद अली, अब्दुल समद। तो ये दोनों किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ आए थे। ठीक है, तो ये दोनों इसके साथ के नहीं है। ये है उस्ताद मंसूर और बिशन दास, ये दोनों हैं। मीर सैयद अली और अब्दुल को भारत लाया था ये हुमायूं अपने साथ। और जहांगीर के शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने जो है जैसा कि चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और उसने अबुल हसन, बिशन दास, मधु, अनंत मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर जैसे कई चित्रकारों को इसने आश्रय दिया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 और 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जवाबित शब्द संदर्भित करता है। आयातित वस्तुओं पर लगाए गए कर को, सम्राट द्वारा जारी किए गए धर्मनिरपेक्ष आदेश को, शरीयत कानून करने वाली प्रभारी अधिकारी के नाम को। डी है, औरंगजेब के शासन के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों को संयुक्त रूप से। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, सम्राट द्वारा जारी किए गए धर्मनिरपेक्ष आदेश। जवाबित जो है ये एक तरीके से, देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब ने हालांकि मुस्लिम कानून के जो हनाफी पंथ का पालन किया था। इसने कौन से पंथ का? हनाफी। ठीक है, और उसने धर्मनिरपेक्ष आदेश या जवाबित जारी करने में उसने संकोच नहीं किया और उसके आदेशों का संग्रह जवाबित आलमगीर नामक ग्रंथ में किया गया है। किस ग्रंथ में? जवाबित ए आलमगीर। ठीक है,
आलमगीर में किया गया है, औरंगजेब द्वारा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुलह कुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सभी वर्गों के धार्मिक विश्वासों के प्रति तटस्थ भाव रखते हुए उन्हें समान सहिष्णुता एवं सम्मान उपलब्ध कराना था। दूसरा पॉइंट है इसे सम्राट अकबर ने प्रारंभ किया था, सुलह कुल। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों ही बातें सही है इसमें। ठीक है, क्योंकि अकबर ने इसे प्रारंभ कराया था और पहली बात भी सही है। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल में कोहिनूर हीरा भारत से फारस ले जाया गया था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, फर्रुखशियर, शाह आलम। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, नादिर शाह एक फारसी जो है शासक था, क्या नाम था उसका, नादिर शाह। ठीक है, और 1739 ईस्वी में भारत आया था। ये कब आया था, 1739, 1739 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 दशकों के दौरान उत्तराधिकार के जो युद्ध हुए थे, युद्ध मुगल साम्राज्य जो है वो दुर्बल हो चुका था 3 दशकों तक, और मराठा साम्राज्य के हिंदू मराठों ने मध्य और उत्तरी भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। और वहीं कई मुगल सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा भी किया और छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई। ठीक है, और 24 फरवरी 1739, 24 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह की सेना ने मुगलों पर विजय प्राप्त की। कौन से युद्ध के, करनाल। ठीक है, ये हरियाणा के उसमें है ये। तो करनाल के जो है इसमें युद्ध में इसने मुगल सेना पर विजय प्राप्त कर ली थी और मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसका शासनकाल था और इसने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों ने एक साथ दिल्ली में प्रवेश किया था। और नादिर शाह अपने साथ इसका मयूर सिंहासन भी ले गया। ठीक है, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ठीक है, फारस से ले गया था। ठीक है, फारस लेके चला गया था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मुगल काल शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, मुगल ज्येष्ठाधिकार में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये ज्येष्ठाधिकार में विश्वास रखते थे, जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के रियासत उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करता था। व्यू पॉइंट है उन्होंने सहदाई उत्तराधिकार या सभी बेटों के बीच उत्तराधिकार के बंटवारे की प्रथा का पालन किया। सी है उसने पुत्रों के साथ पुत्रियों को ब्राह्मण उत्तराधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। उन्होंने सहदाई उत्तराधिकार या सभी बेटों के बीच उत्तराधिकार के बंटवारे की प्रथा का क्या किया था, पालन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, मुगलों की मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है यह पद, वेतन और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयुक्त श्रेणीकरण की प्रणाली थी। देखिए यूसी नेट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है मनसबदार वास्तव में अपनी जागीर में नहीं रहते थे, और केबीएस का एग्जाम है उसमें भी पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। उनका प्रशासन नहीं करते थे बल्कि उनका केवल अपने आवंटनों के राजस्व पर अधिकार होता था। तीसरा पॉइंट है पद और वेतन जात नामक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। उपरोक्त में से कौन से कथन है जो सही है? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। मनसबदार शब्द का संदर्भ ऐसे व्यक्ति से होता था जो कोई मनसब अर्थात स्थिति या पद धारण करता था। मनसब का पद मतलब पूछ लेता है कई बार, तो मनसब जो है ये क्या है, ये ठीक है पद है। ठीक है, मनसब क्या है, एक पद है। यानी मनसबदार जो होता था शब्द का संदर्भ ऐसे व्यक्ति से होता था जो कोई मनसब अर्थात स्थिति या पद धारण कर लेता था। यह मुगलों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक श्रेणीकरण प्रणाली थी और इसका उपयोग वे पद, वेतन, सैन्य अधिकारों को निर्धारित करते थे। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। दूसरी बात इसमें कि मनसबदार वास्तव में अपनी जागीरों में निवास
या उनका प्रशासन नहीं करते थे। ठीक है, ये नहीं करते थे। और ठीक है, और वह जो राजस्व उसका, ठीक है, जागीरों से प्राप्त होने वाले जो राजस्व होता था उसका अधिकार होता था, और वह राजस्व उनके सेवकों द्वारा उनके लिए एकत्रित किया जाता था, जबकि मनसबदार स्वयं देश के किसी अन्य भाग में अपनी सेवा दिया करते थे, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। तीसरी बात है कि पद और वेतन एक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किए जाते थे। ठीक है, संख्यात्मक मान तो इसके द्वारा निर्धारित किए जाते थे, जिसे जात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे जात। ठीक है, यहाँ पे है जात है, तो जिसे क्या कहा जाता था? जात कहा जाता था। जात जितना उच्च होता था, राज दरबार में उस कुलीन व्यक्ति की स्थिति उतनी ही अधिक प्रतिष्ठित होती थी, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था, इसलिए कथन तीसरा भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रस खान और अबुल फजल। और 8 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अबुल फजल। तो अकबर के नवरत्नों में से जैसा कि अबुल फजल एक था, और अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी है, और अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अबुल फजल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और कारण करना, तो हम कथन और कारण पढ़ते हैं। कथन क्या है? शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण क्या है? उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। अब इसमें देखते हैं क्या सही हो पाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए जो है वो तो सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। देखिए, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। ठीक है, देखिए, आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर गद्दी पर बैठा था, और शाह आलम द्वितीय की उपाधि इसने किसने धारण की? इसका मूल नाम क्या था शाह आलम का? ठीक है, अली गौहर। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि असली नाम पूछ लेता है तो फिर दिक्कत हो जाती। तो अली गौहर जो है, शाह आलम द्वितीय जो है सेकंड था, उसका नाम असली मूल नाम था अली गौहर। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी, लेकिन वजीर के डर से कुछ साल तक अपनी राजधानी से ये दूर दूसरी जगह पर रहा था, और 1764 ईस्वी में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, और अवध के सुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम के साथ मिलकर अब बक्सर के युद्ध में इसने भाग लिया था, और लेकिन इस युद्ध में पराजित होकर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और शाह आलम द्वितीय को बंदी बना लिया गया था, और 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर ने इसकी हत्या कर दी थी। 1806 में इसकी हत्या हुई थी। किसने की थी? गुलाम कादिर ने। ठीक है, इसकी हत्या कर दी थी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में 2 वक्तव्य हैं, और इसमें हम वक्तव्य पढ़ते हैं, कथन और कारण। सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। कारण क्या था? वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी सी हो जाएगा, ये सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है, देखिए, अकबर ने 8 फरवरी 1581 को एक विशाल सेना के साथ, कब? 8 फरवरी, ठीक है, फरवरी 1581 यहाँ पे, तो 1581 को एक विशाल सेना के साथ काबुल यानी अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया, और मिर्जा हाकिम को, जो रिश्ते में अकबर का सौतेला भाई था, मिर्जा हाकिम, ठीक है, जो उसका सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, ठीक है, और काबुल पर स्वतंत्र शासक के रूप में वह शासन कर रहा था, और 10 अगस्त 1581 ईस्वी को अकबर के काबुल पहुंचने पर मिर्जा हाकिम ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अकबर मिर्जा हाकिम की बहन बख्तुन सिन्हा बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर स्वयं अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी
जो है वापस लौट आया था। और बाद में अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में मिलाकर राजा मान सिंह को वहां का सूबेदार बनाया था। किसको बनाया था? राजा मान सिंह को। ठीक है, वहां का सूबेदार इसने बाद में बनाया था। अकबर मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए कभी भी अग्रसर नहीं था, जैसा कि ये दिया है। और इसलिए उसका उद्देश्य भी नहीं था प्राप्त करना। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, और हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।